हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल हो रहा है। जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए और लगातार अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल इंतज़ार मत करिएगा प्यारे साथियों, लग करके मेहनत करिएगा। अब की बार बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इस जुलाई के बाद सीटेट का पैटर्न चेंज हो जाएगा और आपके लिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो आज हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री से अपनी शुरुआत करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल आज हम करेंगे और देखते हैं कि कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई। देखिए, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे मैं उनको हाईलाइट करता जाऊंगा, आप अपने नोट्स में उसको लिख लीजिए और कई बार उसको रिवाइज करिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो दिया है यहीं पर। देखिए, लिखा है मानचित्रकार कौन होता है। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मानचित्र पर आपकी नज़र गई होगी। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी अब ये पूछता है कि अल इदरीसी कहाँ के थे? अरब के थे। 1154 में बनाया था। जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। ये फ्रांस का नक्शा है, ऊपर वाला अदृश्य का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए, का कन्नौज मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने से लगभग 6 वर्ष बाद बनाया गया। ये वाला 6 वर्ष बाद बना। कब? अल इदरीसी के। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्यचकित होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे, इस वाले। ठीक है, ये देखिए एकदम हूबहू आज के नक्शे जैसे ये लगता है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि शब्द के साथ साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, अब आपको समझा रहा है। आज हम उसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। जैसे कोई कह देगा भैया हिंदुस्तान, तो आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत भारत की बात कर रहा है। 13वीं सदी में जब फारस के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब ये 13वीं सदी में आपको ले जा रहा। आज कहेंगे तो हिंदुस्तान, लेकिन इसी हिंदुस्तान शब्द को 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने जब प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। पूछता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा कि मिनहाज उस सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया उसका क्या अर्थ था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ।
किसका सम अब आपसे पूछेगा कि हिंदुस्तान में किसका समावेश नहीं हुआ था? दक्षिण भारत का। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए, हिंदुस्तान शब्द का दो प्रयोग हो रहा है, एक 13वीं सदी में हो रहा है, एक कब हो रहा है? एक 16वीं सदी में हो रहा है। 16वीं सदी में करने वाला कौन है? याद रखिएगा, बाबर है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। ठीक है, आज के युग में, मध्य युग में मानो किसी गांव में, जो मध्यकाल था, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए अगर नगरवासी के लिए बनवासी या विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। चलिए, इतिहासकार और उनके स्रोत, इसकी चर्चा करते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जो पहला पढ़ा था वो प्राचीन भारत थी, ये क्या है? ये मध्यकालीन भारत से हमको परिचित कराएगी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इस काल के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार क्या होता था? जानिए, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्ड का ब्यौरा रखते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग बहुत कठिन होता जाता है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक तथा नकल 20 हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे मित्र के लिखे में छोटे मोटे क्या होते हैं, छोटे मोटे अंतर देखने को मिल सकते हैं ये। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल
करते चलते थे, यहाँ कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदा मतलब सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ, उसकी भी प्रतिलिपियाँ बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। इसमें एक बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपियों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरा तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हम मूलतः लेखक ने क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब ग्रंथ एक है, उससे संबंधित 2, 4, 6 प्रतिलिपियों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए आगे कह रहा है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबा था। ठीक है, चलिए नए राजनीतिक और सामाजिक समूह। 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे चुनौती भरा था, मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेय शास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे, तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ है जो नए विचार लेकर है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। पूछता है आपसे, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में यह रहट एक सिंचाई का यंत्र है, देख लीजिएगा। जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूर्वी उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबलम पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ठीक है, आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था और बहुत सारे क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन आ जा रहे थे। पर्यावास क्या है? इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली में परिवर्तन। तो जब क्षेत्रों में परिवर्तन की अपेक्षा अधिक तेजी से पूरे तौर पर हुआ, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर अब बढ़ने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, कुछ लोग मवेशी पालते, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। तो लोग जाति और उपजाति में कब बटे? जब धीरे धीरे समाज में अंतर गरीबी और अमीरी का बढ़ता चला गया। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते। एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। चलिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के लिए एक सभा करवाती थी, जिस
जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। ठीक है, चलिए क्षेत्र और साम्राज्य, इसकी चर्चा करते हैं। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबर 66 से 87 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी या गज्जन तक फैला हुआ था, और दक्षिण पूर्व या दक्षिण भारत द्रविड़ भी आता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना, ठीक है, ये देखिए आपको दिखाया गया है, ठीक है, सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपने अधिकार का उल्लेख कैसे करते थे। भाषा और क्षेत्र है, ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए मैं आपको टिक कर देता हूँ। ये अमीर खुसरो का एक वक्तव्य है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसे ध्यान से एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सन 700 तक क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा, संस्कृति, विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों के राजवंश से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। अभी तो हम लोग एक मोटी मोटी रूपरेखा लेकर के चल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा आगे आगे चैप्टर जैसे पढ़ेंगे, डिटेल जानकारियाँ मिलेंगी। अभी मान लीजिए ये आप सार है पढ़ रहे हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी, ठीक है। हालांकि उनके चरित्र और अपनी विशेषताएं हैं वो क्या होती थी, बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। पुराने और नए धर्म, ठीक है, चलिए बात करते हैं पुराने और नए धर्म की। इतिहासकार जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हुए। दैवीय तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। चलिए आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें इस युग के महत्वपूर्ण बदलाव है। परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। संरक्षक क्या होता है, कोई प्रभावशाली या धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को क्या करे, सहारा दे या मदद करे। चलिए संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया था। चलिए इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुआ। इसमें ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में हो गई। पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सकते। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था, उस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा।
मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो। कुछ शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों, जिसको उलेमा, को संरक्षण देते थे। ठीक है, तो न्यायशास्त्रियों को क्या कहते हैं? उलेमा। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों विधि सम्मत नेता थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटे, दिन, वर्ष बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाना। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े हिस्से युगों या कालों में बांट दिया जाए तो इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब की बार ये वाला क्वेश्चन आया था। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से उस महाद्वीप की विविधता की उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत की विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों गाँव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको कृषकों समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यों, राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों वनवासियों की कीमत पर, ठीक है, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दी 18वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल के ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता की इस भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। जब भी संभव इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना अपने पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से जरूर कोशिश करें, और जहां संभव हो देखें कि बदलाव हुए हैं और कहां नहीं। और आज आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर देखें कि वैसे ही है कि कुछ बदला है। तो ये था आपको एक बेसिक रूपरेखा, अर्थात आपको मध्यकाल की झलक या रूपरेखा की शुरुआत देखने को मिलती है। इसमें बताया गया कि मध्यकाल कैसा था, परिवर्तन कैसे हुए हैं, और जो अगला चैप्टर रहेगा वहाँ से अब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बताया है। बाकी इसके बाद जितने चैप्टर आएंगे हिस्ट्री के वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक एक चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।